न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। MIDC में ये सिगरेट का अवैध कारोबार उजागर, बहुजन नायक कांशीराम जी साहब की 91वीं जयंती। रायगढ़ अब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। MIDC में सिगरेट का अवैध कारोबार उजागर। शहर में ई सिगरेट के अवैध कारोबार पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए मूल्य का प्रतिबंधित माल जब्त किया है। यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम द्वारा MIDC पुलिस थाना क्षेत्र के यशोदा नगर सिम टाकली स्थिति एक स्मोक शॉप पर की गई। क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त जानकारी मिली थी कि नवीन विजय खंडेलवाल नामक व्यक्ति अपने शॉप में ई सिगरेट का स्टॉक कर उसकी बिक्री कर रहा था। इसी सूचना पर पुलिस ने मौके पर छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया और दुकान से विभिन्न फ्लेवर की सिगरेट जब्त कर ली, जिसकी कीमत करीब 2 लाख बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ ई सिगरेट प्रतिबंधक कानून के तहत MIDC पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसके बावजूद कुछ लोग गुप्त रूप से इसका कारोबार कर रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। सर, ई सिगरेट प्रतिबंधित ई सिगरेटवर आपण कारवाई केली आहे, नेमकं कुठे कारवाई केली, कुठला माल होता आणि ही प्रतिबंधित आहे सिगरेट काय भरपूर माहिती? बरोबर आहे। याच्यामध्ये आपण काल 10 तारखेला MIDC पोलीस हद्दीमध्ये टेक्सास स्मोक शॉप यशोधरा नगर सिमटाकल हिंगणा रोड मेट्रो पिलर 104 या ठिकाणी जो पान शॉप आहे त्या पान शॉपमध्ये प्रतिबंधित ई सिगरेट विकत असल्याबद्दल आपल्याला गोपनीय माहिती मिळाली होती। त्याच्या अनुषंगाने आपण आपल्या क्राईम युनिट क्रमांक 1चे अधिकारी आणि अंमलदार त्या ठिकाणी शोध घेण्याकरता गेले असता नमूद शॉपची आपण झडती घेतली। अशा शॉपमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिबंधित ई सिगरेट्सचा स्टॉक मिळून आलेला आहे। त्याचबरोबर ती सिगरेट्स विक्री करत असताना त्या दुकानाचे दुकानदार मिळून आलेले आहेत। याच्यामध्ये एकूण 2 लाख रुपयाचा ई सिगरेटचा मुद्देमाल आपण जप्त केलेला आहे। सदरचा ई सिगरेटचा मुद्देमाल हा भारत सरकारकडील ई सिगारेट प्रतिबंधक कायदा 2019 प्रमाणे प्रतिबंधित आहे। अशा प्रकारची सिगारेट तयार करणे, विक्री करणे, स्टॉक करणे, वाहतूक करणे याकरता नवीन कायदा बनलेला आहे। त्या कायद्याप्रमाणे हे प्रतिबंधित आहे। त्या अनुषंगाने आपण नमूद आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून त्याच्यामध्ये जो मुद्देमाल आहे तो 2 लाख रुपयाचे ई सिगरेट जप्त केलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे पुढील कारवाई MIDC पोलीस स्टेशनकडे हँडओव्हर केली असून ती पुढील कारवाई करत आहे। त्याच्यामध्ये जे आरोपी त्यांचे नाव काय आहे आणि कोणते ब्रँड खालीचे सिगरेट विकत होता काय? यातील जो शॉप आहे टेक्सास स्मोक शॉप, यातील ओनर आहेत विजय खंडेलवाल, राहणार आहेत दत्तयात्रा नगर NIT गार्डन शक्करदार या ठिकाणी। आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या ब्रँडच्या ई सिगारेट्स वेगवेगळ्या ठिकाणावरून वेगवेगळ्या देशातून आलेल्या दिसत आहेत। त्याच्यामध्ये राया D2 नावाचे सिगारेट्स आहेत। त्याच्यानंतर वेगवेगळे ब्रँड त्याच्यामध्ये आहेत, वेगवेगळे फ्लेवर आहेत। फ्लॅबर नावाची कंपनी आहे, नॅस्टी बार नावाची आहे आणि विप लकी असे वेगवेगळे ब्रँड्स असून त्याच्यासोबत वेगवेगळे फ्लेवर आहेत। सदरचे सिगारेट्स ह्या शरीरासाठी आरोग्यासाठी घातक आहेत आणि त्याच्यामुळे प्रतिबंधित केलेले आहेत। समूह सिगरेट ह्या प्रतिबंधित कायद्यानुसार पुढील गुन्हा दाखल करून तपास सुरू आहे। अगली खबर, बहुजन नायक कांशीराम जी साहब की 91वीं जयंती। बहुजन नायक कांशीराम जी साहब की 91वीं जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन। कांशी जी आपके सत्कर्मों ने स्वर्ण युग को जगा दिया है। पिछड़े वर्ग, OBC, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक समुदाय का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी एवं प्रभावशाली प्रतिनिधित्व करने वाले इस एक व्यक्ति के विचारों का तूफान आज राजनीतिक तूफान बन गया है। बहुजन समाज के सभी असंतुष्ट, असम्मानित, असहाय, गुलाम एवं वैचारिक रूप से विकलांग वर्गों को एकजुट कर सामाजिक चेतना की ज्योति जलाने वाले समाज सुधारक कांशीराम जी की 91वीं जयंती के अवसर पर आज बसपा महाराष्ट्र प्रदेश अपनी चौथी भव्य अभिनंदन रैली दिनांक 15/2025 को शाम को नागपुर के इंदौरा मैदान में करेगी। बैठक में केंद्रीय संयोजक क्षेत्र प्रभारी राजाराम सिंह जी साहा, प्रदेश अध्यक्ष, अभिभाषक इस जनसभा में मुख्य मार्गदर्शक होंगे। सुनील जी डोंगरे साहब इस कार्यक्रम में कांशीराम जी के समर्थक, अनुयायी और शुभचिंतक मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय प्रबुद्ध जन राहुल अविकार द्वारा प्रबोधन कार्यक्रम दिया जाएगा।
जय भीम, नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। आज यहाँ पर आप बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो इस पत्रकार परिषद में आए हैं, आप सभी लोगों का यहाँ पर सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज ये जो पत्रकार परिषद बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से जो लगाई गई है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि आने वाले 15 तारीख को, 15 मार्च को बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, इनकी जयंती है। मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर समस्त बहुजनों, वंचितों, शोषितों, उपेक्षितों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। वे पूना के अंदर DRDO में असिस्टेंट साइंटिस्ट के तहत वो काम करते थे और उन्होंने इस पूरे भारत भूमि के अंदर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश ही नहीं करी, तो उसका कंस्ट्रक्टिव रूप आप देख चुके हैं कि एक बार नहीं तो 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे में इन्होंने अपनी सरकार बनाई। समस्त SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और समस्त बहुजन समाज को, बहुजन समाज ही नहीं तो सर्व समाज को इकट्ठा करने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। तो ऐसे परिस्थिति में उनकी जयंती 15 तारीख को आ रही है और इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से उनकी जयंती बड़े स्वरूप में, बड़े उत्साह के साथ इस महाराष्ट्र के अंदर मनाई जाएगी। हर विधानसभा और जिले के अंदर भी मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती इस बार नागपुर के इंदोरा मैदान में एक बड़े स्वरूप में, पूरे महाराष्ट्र से, हर जिले से कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हर विधानसभा से कुछ लोग प्रातिनिधिक स्वरूप में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारा जो युवा विंग है, हमारी महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो हितचिंतक हैं, वो बड़ी संख्या में नागपुर के इंदिरा ग्राउंड में 15 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं इस जयंती के उपलक्ष्य में। और मान्यवर कांशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हुए हम लोग उस दिन के उपलक्ष्य में संकल्प करने वाले हैं। महाराष्ट्र के सभी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हितचिंतक, सभी बसपाई उस दिन इकट्ठा होने वाले हैं। तो इस संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाई है और हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपके सुप्रसिद्ध यूट्यूबर्स हैं, आपका न्यूज़पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके माध्यम से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैलाएं और आपके माध्यम से बड़ी संख्या में वहाँ पर मान्यवर कांशीराम साहब को वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी जयंती को मनाने के लिए किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा इस उपलक्ष्य में? इस उपलक्ष्य में वहाँ पर हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय गायक हैं सम्माननीय राहुल अन्वीकर जी, इनका प्रबोधनात्मक कार्यक्रम रखा हुआ है। लगभग 4-4:30 बजे वो स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी माजी सांसद सम्माननीय श्री राजाराम साहब, जो कि 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे, एक बार उत्तर प्रदेश सरकार में MLC रहे, तो वो यहाँ पर, और बहन जी के PRO भी रहे हैं, तो अभी वो महाराष्ट्र के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वो रहेंगे, मुख्य मार्गदर्शक वो रहेंगे। पहले तो राहुल अन्वीकर जी का कार्यक्रम होगा और 6:30-7 बजे सम्माननीय राजाराम जी का प्रबोधन होगा। सभी महाराष्ट्र के जो प्रदेश कमेटी हैं, जिला कमेटी हैं और विधानसभा कमेटी हैं, वो सारे के सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हमारी अपेक्षा यही है कि आप इसको बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में आप लोगों तक पहुँचाइए। दूसरी बात यह है कि आज ही हमारे महाराष्ट्र के सभी विधानसभा के साथियों ने 288 विधानसभाओं में और 36 जिलों में महाबोधि विहार का जो आंदोलन चालू है बिहार के अंदर, उस बिहार के अंदर जो महाबोधि विहार का आंदोलन चालू है, उस आंदोलन को हमने अपना समर्थन जताया है और हमने ज्ञापन भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपा है कि वो इस संदर्भ में बहुत ही जल्दी कदम उठाए और वहाँ पर जो हमारी डिमांड्स है, वहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क बैठे हैं, उनकी जो डिमांड्स है वो फुलफिल करें। सड़कों पर नहीं उतरी बहुजन समाज पार्टी इस मसले को लेकर? सड़कों पे उतर के तो हम गए, सड़कों पे ही उतरे हैं, तो पहला चांस है।
ये पहला शुरुआती दौर है हमारा कि हमने 288 और 36 जिलों में डेपुटेशन दिया है। सड़कों पर भी हमारे वहाँ के बिहार के जो हमारे साथी हैं वो वहाँ पर उतरे हैं, उनके साथ में वहाँ जाके आए, उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो चल रहा है। ये बिहार का मामला है तो बिहार का यूनिट पूरा उनके साथ में चल रहा है। नहीं ठीक है, बिहार का मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं, तो पूरे बौद्ध समाज का ये मामला है। जी 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 जिस प्रकार से गुरुद्वारा सिख बांधव के पास में होता है, जी मुस्लिम बांधव का जो मस्जिद होती है उनके पास में होती है, तो महाबोधि महाविहार ये भी बौद्धों के पास में होना चाहिए। जी बिल्कुल होना और चाहिए। आपने कहा कि सिर्फ वो बिहार का मामला है, नहीं नहीं नहीं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध ये सिर्फ बिहार के नहीं थे, सही ये बात। पूरे विश्व के थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिहार में महाबोधि विहार के सामने हमारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क है और बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो पूरे देश से वहाँ बैठे हैं। ये बिहार का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है, पूरे विश्व का मामला है, तो वो पूरे देश से वहाँ जाकर वहाँ बैठे हैं। आपकी भूमिका क्या प्रदेश अध्यक्ष हमारी के नाते? भूमिका ये है, प्रदेश अध्यक्ष ने माननीय परम आदरणीय बहन जी ने वहाँ पर हमारे प्रभारी जी को भेजा, जो उत्तर बिहार के प्रभारी हैं वो जाकर आए, वहाँ के बिहार के प्रेसिडेंट जाकर आए, उनके साथ संघर्षरत है। उनके इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज महाराष्ट्र के अंदर भी हमने अपना जो पूरा कोऑपरेशन है उसको एक्सटेंड किया है और हम उनके हर संघर्ष में शामिल हैं। अभी 20 तारीख को मोर्चा है, क्या बीएसपी के पदाधिकारी उस मोर्चे में शामिल होंगे? विशेष करके लांजेवार साहब आप जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष हो। ये आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मोर्चा तो अभी हो रहा है, इसके पहले भी हमारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। नहीं, अभी यहाँ बौद्ध समाज का मोर्चा है। हिमना के भीमसेना ने तो निरंतर वहाँ पे आंदोलन चालू कर दिया, संविधान चौक पे। कहाँ पर? संविधान चौक पे निरंतर आंदोलन है किसका? भीमसेना का। हाँ, ठीक वो है कोई राष्ट्रीय पार्टी है कभी। भाई, हम राष्ट्रीय पार्टी देश हैं। में भीमसेना हम राष्ट्रीय पार्टी पूरे देश। राष्ट्रीय सुनिए पार्टी सुनिए नहीं, नहीं, राष्ट्रीय पार्टी सुनिए, मैं आपने जो प्रश्न किया स्टेट उसका पार्टियां उत्तर दे करती रहा हैं तो हूँ। राष्ट्रीय पार्टियां तो पहले वो करना स्टेट चाहिए। पार्टी भाई, नहीं मैं है, आपको बता रहा हूँ कि भीमसेना हमारे माध्यम से भीमसेना भी सबसे पार्टी पहले है, उसको संगठन है चुनाव वो। आयोग ने रजिस्टर्ड किया है। सुनिए चुनाव आयोग हमने ने सबसे चुनाव पहले लड़ाया। वहां पर जाकर हम वहां हमारे लोग अनशन के ऊपर बैठने वाले लोगों के साथ मुलाकात किए, उनके साथ बैठे, वहां संघर्षरत है, आज भी है। नहीं, डोंगरे साहब बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी आप सभी को पता है। जी, 12 जी। तारीख से 12 फरवरी से ये आंदोलन बुद्धगया में चालू है। बहुजन समाज पार्टी ने 13 तारीख को पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन 13 करा था। तारीख को हमारे लोग वहां जाकर बहुजन आए। समाज पार्टी का ऐसा कहीं दिख नहीं रहा ना। 13 तारीख को हमारे लोग वहां पर जाके आए, हमारे प्रभारी जी जाके आए, उनको ज्ञापन सौंपा गया और हम शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। परम आदरणीय बहन जी जिस तरीके से हमें गाइडलाइन देती हैं, हम कभी भी डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करते। ये छोटे छोटे संगठन का इनका कोई औचित्य नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। हम इनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करते, उनका अपना काम करने का ढंग है। बहुजन समाज पार्टी का अपना काम करने का ढंग है। हम पूरे देश के अंदर काम करते हैं। तो राष्ट्रव्यापी ऐसा आंदोलन होगा महाबोधि महावीर के लिए, बहुजन समाज पार्टी का केवल। देखिए, आगे की रणनीति परम आदरणीय बहन जी ठहराएगी, लेकिन यदि गरज पड़ा, आपने देखा होगा इसके पहले जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर आघात हुआ, जब हमारे रिजर्वेशन के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने 1 तारीख को जब 1 अगस्त को जब ये सुप्रीम कोर्ट में आदेश पारित किया, रिजल्ट दिया, तो उसके खिलाफ सबसे पहले और सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले और रोड के ऊपर उतरने वाले परम आदरणीय बहन जी के हिसाब से, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से हम लोग थे। पूरे महाराष्ट्र को नहीं, पूरे देश को बंद किया हमने। इस इश्यू को अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बहन जी भी इसको स्टडी करें और वक्त आया तो हर तरीके से हम लोग तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन रहा और अभी भी आप स्टडीज करते रहेंगे। क्या सर, study कितने किया? सालों से आपको आप बताएं, आपको study- मालूम नहीं है। हमारे जब ये 4 आमदार थे तो कितने सबसे सालों- पहले ये डिमांड हम लोगों ने उठाई है बिहार के अंदर। शायद आप लोग कम जानते हैं, आप लोगों ने इस बात को मानना चाहिए। इस बात को सबसे पहले उठाने वाली बहन मायावती जी हैं। जब हमारे 4 आमदार थे तभी हम इस बात को वहां के सरकार के अंदर हमने उठाई। लेकिन आप अभी लोग- क्यों अभी भी उठा रहे हैं ना? बीएसपी अभी भी उठा आवाज रहे हैं। क्यों दबी हुई है? दबी हुई आप लोगों को क्यों लगती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। हम बार बार आज आप पूरे लोगों देश के में साथ जिस बैठते प्रकार से हैं, आंदोलन बार बार करते आप हैं, लोगों दिखाई को दे रहा है। सुनिए। BSP आंदोलन की का आवाज मतलब दबी सुनिए हुई लग सुनिए रही मैं है। आपको बता रहा हूँ। आंदोलन का मतलब, माननीय कांशीराम साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपको मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। आंदोलन का मतलब महाराष्ट्र की जनता नहीं जानती है। आंदोलन माननीय कांशीराम साहब ने किया। मैं बताता हूँ आंदोलन क्या होता है। जो मूवमेंट को हम लेकर चल रहे हैं, जन जन तक इस बात को लेकर चल रहे हैं, समाज तक हम इसको बता रहे हैं।
छोटे छोटे लोगों को, बच्चों को झुग्गी झोपड़ियों में जाकर ये फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा हम समझा के बता रहे, दैट इज आंदोलन। ये महाराष्ट्र सुनिए, उसके बाद जो ओबीसी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसको कहते हैं आंदोलन। आप 2-4-5 लोग आकर मोर्चा कर लिया, आप उसको आंदोलन कहते हैं। हम मुस्लिम समाज का आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पे कालाराम मंदिर का आंदोलन किया, 14 तलब का आंदोलन किया। आप बोलते कि हम कहा नहीं कह रहे, हम कहा नहीं कह रहे, हमने आंदोलन नहीं किया। नहीं, ये 2-4 लोग मिलकर यदि किसी जगह पे जाके आक्रोश कर ले तो उसको आंदोलन कहते हैं। आंदोलन तो देशव्यापी होना चाहिए। हमने मंडल आयोग का आंदोलन किया, माननीय कांशीराम साहब ने मंडल आयोग लागू करो और वरना कुर्सी कर लो, ये कुर्सी खाली करो, ये हमने आंदोलन किया, जिससे आज ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं। लेकिन देखा जा रहा है जिस प्रकार से, यानी कुछ साल पहले, 5 साल पहले आक्रामक दिखती थी, वैसे अभी आक्रामक बीएसपी अभी आप मुझे बताइए, 21 नवंबर को हमने जो आंदोलन किया। क्वेश्चन तो सुनिए पूरा। नहीं, मैं आपके प्रश्न समझ चुका हूँ, इसलिए उसका उत्तर दे रहा हूँ। नहीं, बात सही है, मतों में भी आपसे नाराज है जनता। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? क्या आप सेटिस्फाइड है जो महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ? नहीं, सुनिए, इनके प्रश्न का उत्तर रिजल्ट आया उसके जो रिजल्ट आया है महाराष्ट्र के अंदर, आर यू सेटिस्फाइड? नहीं, हम बीजेपी के जो अंदर चुन के, यू आर सेटिस्फाइड? फिर आप कैसे कह रहे हैं हम लोगों को कि हम सेटिस्फाइड है? हम सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। हमें मालूम है ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। अरे यहां तक कि एलन मस्क कह रहा है, यहां तक कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है। जनता का ये कौल नहीं है, जनता ने जो कौल दिया है ये कौल नहीं है। जनता कुछ और चाहती है, ईवीएम कुछ और चाह रही है, और आप लोग कह रहे हैं कि जनता ने। आप जाइए जनता के अंदर जाइए कि जो अभी जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसके अंदर की जो रिजल्ट है वो सही है क्या? तो आप जाइए, आप तो पत्रकार हैं, बड़े ये बुद्धिजीवी लोग हैं, आपको उसका सही से उत्तर मिल जाएगा। ईवीएम विरोध में बीएसपी का आगे का क्या स्टैंड रहेगा? ईवीएम विरोधी बीएसपी है, बहन जी ने कई बार कहा है, बहन जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा है, हमारे सांसद जी ने पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को कई बार उठाया है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हम सही समय की राह देख रहे हैं। ईवीएम भी इस देश के अंदर बंद होगा। किया, लेकिन हुआ क्या? फिर बीएसपी के मैदान में क्यों नहीं आती है सड़कों पर इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ? देखो, हमें एक मालूम है, जब चाचा भतीजा एक है, ईवीएम को लाने वाले और ईवीएम का विरोध करने वाले दोनों एक है, तो हमें पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है हमें सारी चीजें नहीं। लेकिन अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव है, और स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में भी उन्होंने दावा किया है, बीजेपी ने। वो तो करेगी ना, मैं तो वही कह रहा हूँ आपको। तो इसके मैं तो यही कह रहा हूँ के विरोध में क्यों नहीं जा रहे हैं? इस देश के जितने भी पिलर्स है साहब, इस देश के जितने भी पिलर्स है, चाहे पार्लियामेंट हो, विधिमंडल हो, जुडिशियरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, मीडिया हो, व्हाट आई एम सेइंग, मीडिया हो, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं मैं, हाई लेवल की मीडिया को कह रहा हूं। ये सारे के सारे सा प्रश्न है साहब, सभी लोगों का प्रश्न ऐसा कि भाई आकाश को 2 बार पार्टी से निकाला गया है, इसके पीछे क्या है? मैं इस बात का उत्तर आप लोग नहीं, फिर भी आपको कुछ आकलन नहीं, मेरा कोई आकलन इसमें नहीं है, क्योंकि हमारे वरिष्ठ है, हमारे परम आदरणीय बहन जी जो हमारी नेता है, हम नेता का जैसे का वैसा मार्गदर्शन और ऑर्डर्स फॉलो करने वाले लोग। स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में आपका क्या रणनीति रहेंगी? क्योंकि अभी हो सकता है डिक्लेयर हो जाए वो चुनाव, तो बीएसपी का क्या स्थानिक लेवल पे क्या रहेगा? बात बता रहा हूँ सर। और क्या अभी नागपुर महानगर पालिका में कैंडिडेट बढ़ेंगे बीएसपी के या और कम होंगे? निश्चित रूप से बढ़ेंगे, आपका उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद एक बात मालूम है, अभी तेलंगाना में इलेक्शंस हुए, बैलेट के ऊपर हुआ, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट आप लोगों के सामने। इसके पहले स्थानीय स्वराज्य संस्था के जो इलेक्शंस हुए, जहां पे बैलेट के ऊपर इलेक्शंस हुए हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी काफी आगे बढ़ी है, और इससे तो साफ जाहिर है कि बीजेपी क्यों बोल रहा है कि हम भी ये स्थानिक स्वराज्य की इलेक्शन हम क्यों जीतेंगे, ये तो आप समझ सकते हैं इस बात को। मैं उसको डिटेल में मेरे मुंह से आप बुलवाना चाहते हैं, आप सब जानते हो, बोल दीजिए कि ईवीएम का क्या इश्यू चल रहा है, सब जानते हैं आप। इसलिए इस बात के ऊपर मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा आक्रोश तो मीडिया के अंदर होना चाहिए। प्रदेश की कमांड है आपके। सुनिए सर, सबसे ज्यादा यदि इस मुद्दे को आप बोल दीजिए जैसा कि वैसा सकता है,
इस मुद्दे को कोई सटीक रूप से यदि कोई अगर आप जैसे लोग बोले तभी तो मीडिया उठाएगा ना। आप विरोध करिए ना, चलाएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, सुनिए, मैंने तो आप विरोध करिए ना, हम दिखाएंगे। नहीं, हमने तो विरोध किया है, हमने तो पार्लियामेंट के अंदर विरोध किया है, हमने जुडिशियरी में, हम नेता नहीं, हम पत्रकार हैं, हम विरोध नहीं कर सकते। हमने कई बार ये जो है प्रदर्शन किए इसके खिलाफ, हमने रेगुलर 2 साल प्रदर्शन किए। 2009 के बाद हमने कई बार प्रदर्शन किए, 2014 के बाद हम रेगुलरली आजाद मैदान से लेकर तो तुम्हारे यहाँ तक संविधान चौक तक हम प्रदर्शन किए। हमने देख लिया है, हमें ये बात मालूम है कि जिसने ये मशीन लाई और जिसने इसको सपोर्ट किया, ये दोनों साथ में मिले हुए हैं, और इन दोनों की संख्या देखा जाए तो एक पक्ष में विपक्ष में है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आप बड़ी बात ही जानते हो, तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आप मुझसे उगलवाना चाहते कि आप क्यों रोड पे नहीं उतर रहे, आप क्यों रोड पे नहीं उतर रहे। इस देश की नंबर 1 पार्टी नहीं उतरेगी, सेकंड पार्टी क्यों नहीं उतर रही, जिसके पास 13-13.5 करोड़ वोट है, उनको क्यों प्रश्न नहीं कर रहे आप। जो बता रहे थे कि संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, कहां संविधान को बचा लिया। अरे यदि ईवीएम को हम हटा नहीं सकते तो संविधान को बचाना बात की दूर की है। तो ये चीजें है। अब देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी, मिस्टर LK आडवाणी जी, वो तो पहले भुक्तभोगी थे। जब पहली बार वो इलेक्शन हारे तो सुप्रीम कोर्ट में गए, आज वही कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता। तो इससे तो आप लोगों को जाहिर समझ में आ रहा है, मतलब आप भी मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। मानने का एक, हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाया इस बात को, हमारे माननीय सांसद जी ने परम आदरणीय बहन जी के आदेश के ऊपर इसको उठाया। हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अगली खबर, रायगढ़ जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक आमरण अनशन। रायगढ़ जिले के सैकड़ों गांव, आदिवासी गांव इस समय पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। जल स्रोत अपर्याप्त होने के कारण महिलाएं पानी के लिए इधर उधर भटक रही हैं। पानी के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। रोहा में कुंडलिका नदी क्षेत्र के दाएं और बाएं किनारे के 26 गांव पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पानी के लिए आक्रामक हुए महिला प्रदर्शनकारी पानी के लिए महिला योद्धाओं ने प्रशासन को दी चेतावनी। रोहा MIDC से रासायनिक अपशिष्टों द्वारा कुंडलिका नदी के दूषित होने के कारण MIDC ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की मदद से 26 गांवों के लिए जल आपूर्ति योजना लागू की, लेकिन पानी की चोरी के कारण 26 गांव पिछले 14 वर्षों से पानी से वंचित थे। लेकिन अब इस गांव की महिलाओं ने फैसला किया है कि वे पानी के बिना अपनी भूख हड़ताल नहीं रोकेंगी। आक्रोशित महिलाओं ने प्रशासन से जवाब मांगा है। रोहे तहसील कार्यालय के सामने महिलाओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हम पानी से वंचित रहे, इसके लिए कौन जिम्मेदार? अब कहां जा रहा है करोड़ का फंड? बार बार आवेदन देकर प्रशासन उसे कूड़ादान दिखा रहा है। पानी मिलने तक हम अपने अपने पाणी में डुबे रहते हैं। वर्ष होऊन गेली आमचा हा लढा चालू आहे आणि आता 26 गावातल्या सगळ्या बायकांनी मिळून ठरवलंय की आता हा लढा आम्ही अंतिम टप्प्यापर्यंत नेणार। आम्हाला आमरण उपोषणाला बसायची वेळ का आली आणि ही वेळ येण्यासाठी कोण जबाबदार आहे? आम्ही कितीतरी वेळेस त्यांना आवेदन दिली, पत्र दिली, स्वतः जाऊन भेटलो, पण एकाही आमच्या निवेदनाला या आपल्या प्रशासनानं कुठल्याही बाबतीमध्ये उत्तर दिलेलं नाहीये। एकदा झालं, दोनदा झालं, आम्ही जवळजवळ 4 महिने त्याच्या मागे पाठपुरावा करतोय। बरं, त्यामागे पैसा खर्च होत नाहीये का? असंही नाही। आतापर्यंत जवळजवळ अख्ख्या तालुक्यामध्ये म्हणाल ना 250 ते 300 कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत। मग हे पैसे कोणाचे आहेत? हे आमच्या सर्वसामान्य जनतेचेच आहेत ना। आम्ही जो टॅक्स भरतो तोच टॅक्स इथे वापरला जातोय। मग या टॅक्स मध्ये जे पैसे वापरले जात आहेत, पाण्यासारख्या मूलभूत गोष्टीवरती जर आम्हाला न्याय मिळत नसेल, गावागावामधल्या बायकांच्या डोक्यावरचा हंडा जर उतरत नसेल, तर आम्ही न्याय मागू नये का? आणि मागायचं तर कोणाकडे? किती वेळेस गेलो तरी ते उत्तर द्यायला तयार नाहीयेत। प्रशासन जबाबदारी घेणार आहे का नाही? प्रत्येक वेळेस ह्याने त्याच्याकडे बोट दाखवायचं, त्याने याच्याकडे बोट दाखवायचं। MIDC म्हणते MGP कडे जा, MGP म्हणते MIDC कडे जा। एकही जण आपली जबाबदारी घ्यायला तयार नाही। बरं, तहसीलदारांकडे गेलो तर तहसीलदार म्हणतात की आमच्या आवाक्यातलं हे काम नाही, आमच्याकडे हे नाहीयेत। मग नक्की जायचं कोणाकडे? एकाने तरी याची जबाबदारी घ्यायला हवी। आणि आता आमचा शेवटचं एक आहे की आमच्या 26 गावामधल्या शेवटच्या गावापर्यंत प्रत्येक घराघरात पाणी हे पोचलं पाहिजे। आणि ज्या अनधिकृत कनेक्शन आहेत पाईपलाईनला लावलेल्या, त्या तोडल्या गेल्या पाहिजे। त्या तोडल्या तर आमच्या गावामध्ये सगळ्यांना पुरेसं मुबलक पाणी पुरवठा होणार आहे। पण त्यासाठी या अकार्यक्षम प्रशासनाने जबाबदारी घेऊन आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहण्याची आता गरज आहे।
सकाळपासून आपण इथे बसलेले आहात आणि आपल्या आतापर्यंत कोणते अधिकारी आपल्याला भेटण्यात आले का? हो, नायब तहसीलदार येऊन गेले, MGPचे साहेब होते, MIDCचे साहेब होते आणि BDO मॅडम येऊन गेल्या. बघू आता, आम्ही त्यांच्या उत्तराची वाट बघतोय. आम्ही आमचं जे काही मागणं होतं ते त्यांच्या पुढे मांडलेलं आहे. जर का तुम्हाला आज न्याय भेटला नाही तर तुमचा हा लढा पुढे चालू राहील? हो, आमचं आमरण उपोषण तसंच चालू राहील. अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।